वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत ही दिलकश आवाज में नस्म मुनसबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाय अकीदत पेश की है। तो आज लेक्चर नंबर 25 का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है उर्दू कवायद, ग्रामर। तो कवायद के मुतालिक हमने पढ़ा था कि हर जुबान को सही लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए चंद अहले जुबान ने चंद उसूल मुकर्रर किए हैं कि जिनको कवायद या अंग्रेजी में ग्रामर कहा जाता है। तो उर्दू जुबान के भी कवायद हैं। हर जुबान आप सबके इल्म में है कि हरूफ से मिलकर बनती है, जिनको हरूफ तहजी कहा जाता है। इसी तरह उर्दू जुबान भी हरूफ से मिलकर बनती है, जिसमें 37 हरूफ तहजी हैं। हरूफ मिलकर फिर लफ्ज बनाते हैं, और आगे ये हमने सिलसिला पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें मारफा की 4 किस्में हैं, जिसमें इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल शामिल थे। तो आज हमारा इसमें इशारा का एक हिस्सा है कि इसमें इशारा और इसमें ज़मीर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। इसके मुतालिक मैंने कल बताया था कि इसमें इशारा हाथ, आंख या जिस्म के किसी भी अज़ा से के ज़रिए इशारा करना होता है, जबकि इसमें ज़मीर में दिल से इशारा करना होता है। एक तो ये फ़र्क था, और दूसरा फ़र्क मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़मीर के बाद कोई इसम इस्तेमाल नहीं होता, जबकि इसमें इशारा में इसमें इशारा के बाद इसम इस्तेमाल होता है। जैसे ये कलम किसका है, ये इस्माउल इशारा है, और कलम जो है मुशारुन इलाय। इसके मुतालिक हमने कल डिस्कस कर लिया था। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, कर दिए। जी हिस्सा अदबी इस्तिलाहात में आज हमारा जो लफ्ज है वो है एहसास। एहसास का ताल्लुक हवा से खमसा से होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को हवा से खमसा अता किए हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना। तो ये सारे हिस्से हैं। हवा से खमसा के जरिए या हवा से खमसा की किसी एक हिस्स के जरिए जब हम कोई इल्म दरियाफ्त करते हैं, कोई बात दरियाफ्त करते हैं, या फिर माहौल से हम कोई चीज, किसी चीज का असर लेते हैं, तो उसका फिर जो रिएक्शन होता है या जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको एहसास कहा जाता है। यानी हवा से खमसा से हमने कोई चीज महसूस की, और उसके बाद उस चीज का जो असर होता है उसको एहसास कहते हैं। जैसे खुशी का एहसास होता है, जैसे गमी का एहसास होता है, जैसे गुस्से का एहसास होता है, जैसे रकीके कल्ब यानी दिल की नरमी का एहसास होता है, नदामत, शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो जो चीज भी हम हवा से खमसा के जरिए महसूस करते हैं और फिर उसका जो असर होता है, उस असर को एहसास कहा जाता है। जी, ये दरअसल एक कैफियत का नाम है जो किसी फेल या सूरत हाल की बदौलत होती है, और ये कैफियत खुशी की भी हो सकती है, गम की भी हो सकती है। तो हवा से खमसा के जरिए हम जो कुछ महसूस करते हैं, उसका जो असर होता है उसको एहसास कहते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम साहब। जी सर, कर रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है बिल्कुल। जी इल्म बयान व बदी में आज हमने मुतालिया करना है मुरातुन नज़ीर का। सबसे पहले तो हमने इसका तलफ़ुज़ देखना है कि इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त लफ्ज़ क्या है। मुरातुन नज़ीर,
मीम पर पेश है और ते पर भी पेश है। मुरातुन नजीर, मुरातुन नजीर, इसका ताल्लुक इल्म बदी से है। ये एक सनत का नाम है। सनत कहते हैं कारीगरी को, कमाल फन को, हुनरमंदी को। तो मुरातुन नजीर दरअसल एक सनत है। ये एक शेरी इस्तिलाह भी है। इस सनत में शायर क्या करता है कि वहां मुनासबत रखने वाली चीजों को एक जगह जमा कर देते हैं। जैसे किसी शेर के अंदर चमन, फूल, सब्जा, गुल, बुलबुल, इन सारे जो चीजें हैं मुनासबत रखने वाली, उन सब को जमा कर देना। लेकिन जमा यूं करना कि उन चीजों में तजाद का ताल्लुक ना हो। अक्सर हमारे स्टूडेंट लफ़ व नशर और मुराद व नज़ीर की तारीफ में परेशान हो जाते हैं। तो आप याद रखिए कि वो मुनासबात के जिसमें तजाद ना हो मुराद व नज़ीर है, और वो मुनासबात के जिसमें तजाद हो वो लफ़ व नशर है। जैसे एक सब आग एक सब पानी, दीदा उदल लजाब हैं दोनों। अब आग और पानी, उनमें मुनासबत तो है लेकिन तजाद की मुनासबत है। अच्छा, इसी तरह एक और बड़ा मशहूर शेर है, 2017 के पेपर में भी वो आया था। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये भी लफ़ व नशर है, क्योंकि इसमें मरना और जीना इन दोनों में मुनासबत तो है लेकिन तजाद की है, तजाद का इलाका है। तो तारीफ में अगर ये आ जाए कि अल्फाज में जो लफ्जी मुनासबत होती है उनके दरमियान अगर तजाद का ताल्लुक है तो वो लफ़ व नशर है। और मुनासबत लफ्जी में अगर तजाद का ताल्लुक नहीं है तो वो मुराद व नज़ीर है। तो इसकी मिसाल देखते हैं। खत बढ़ा जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े गैसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। ये ज़ौक का शेर है। अब देखें, खत, काकुल, जुल्फें, काकुल और गैसू, ये बज़ाहिर तो एक जैसी चीजें हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हिंदू, हिंदू का लुग़वी मतलब होता है काला। हिंदू का ये मतलब नहीं कि बुतों की पूजा करने वाला, हिंदू का मतलब होता है काला, ब्लैकिश। ये आर्यंस जब 5000 साल पहले हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के मकामी लोग ब्लैकिश हैं, पस्त कदोकामत के साथ उनकी जो रंगत है वो काली है, सांवली है। तो इसलिए फिर उन्होंने इसको हिंदू का नाम दिया। हिंदू संस्कृत जबान का लफ्ज है, आर्यंस की जबान संस्कृत थी ना। तो अब खत क्या होता है? खत ये होता है कि जब अहद शबाब में नौजवान बाले लड़के जब जवान हो रहे होते हैं तो उनके उनके चेहरे पर सब्जी माहिल जो बाल निकल रहे होते हैं उनको खत कहा जाता है। और उर्दू में सब्ज़ा खत की तरकीब भी इस्तेमाल होती है। वो जैसे गालिब ने कहा था ना कि सब्ज़ा खत से तेरा काकुल सरकश न दबा। तो सब्ज़ा खत वो जो चेहरे पर अहद शबाब में जो जब बाल नए नए नमूदार हो रहे होते हैं तो उस वक्त चेहरे पर हल्की हल्की जो सब्ज माइल बाल होते हैं उनको खत कहा जाता है। तो चेहरे पर जो हल्के हल्के बाल होते हैं जो आपके अहद शबाब की अलामत होते हैं, शबाब में दाखिल होने की अलामत होते हैं, तो उनको खत कहा जाता है। उसके बाद है जुल्फ। जुल्फ किसे कहते हैं? जुल्फ अरबी जुबान का लफ्ज है। रात का जो पहला पहर होता है उसको जुल्फ कहा जाता है। रात के पहले पहर को जुल्फ कहा जाता है। तो वैसे तो आमतौर पर हर बालों को ही जुल्फ कहा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। ऐसे बाल जो कानों के ऊपर और गर्दन के ऊपर रहते हैं, कानों के ऊपर और गर्दन के ऊपर सर के जो बाल होते हैं बड़े बड़े, उनको जुल्फ कहा जाता है।
اور یہ جو زلفیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک کاکل، کاکل کسے کہتے ہیں؟ کاکل کہتے ہیں بالوں کی لٹ، وہ جو خواتین کی ایک بالوں کی لٹ جب ان کے چہرے کے آگے لٹکنے لگتی ہے نا، اور بالکل ایک سراہی جیسی اس کی شکل و شباہت ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کاکل۔ کاکل اسی کو کہا جاتا ہے، خم کاکل جس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے گیسو۔ گیسو یہ ہے کہ جب چہرے کے دائیں اور بائیں طرف اور یعنی کہ بالوں کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ آپ گردن پہ ڈال دیں، دوسرا حصہ آپ ایک طرف دائیں طرف اور تیسرا حصہ بائیں طرف کر کے جب آپ بالوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کو گیسو کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ یہ ہے نا کہ وہ گیسو سنوار رہے ہیں، ادھر خم پہ خم نکلتا ہے تو ادھر دم پہ دم نکلتا ہے۔ تو گیسو دراصل وہی بال ہوتے ہیں کہ جب محبوب بالوں کو سنوار رہا ہوتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ کنگھی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو گیسو کہتے ہیں۔ حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے، یہاں پر ہندو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ان چیزوں کی رنگت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، خط، زلف، کاکل اور گیسو، یہ بلیکش بہت زیادہ ہے، یعنی کہ محبوب کے بالوں کی رنگت کو اجاگر کرنے کے لیے شاعر نے یہ تشبیہات استعمال کی ہیں۔ تو ان میں سب میں مناسبت ہے، خط، زلف اور کاکل میں مناسبت ہے، تو یہ مراد النظیر اس کو کہیں گے۔ جی نیکسٹ۔ جی حمزہ شہباز یہ وزیر اعظم رہے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ یہ کس نمبر پر وزیر اعظم تھے؟ یہ ہمارے پنجاب کے 18ویں وزیر اعظم تھے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پنجاب کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ افتخار حسین ممدوح تھے، اور اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ محسن رضا نقوی ہیں۔ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ افتخار حسین ممدوح اور موجودہ وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی۔ تو یہ حمزہ شہباز شریف یہ 18ویں وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد شاید میرے خیال میں پرویز الہی آئے تھے 19ویں، اور اس کے بعد پھر یہ محسن رضا آ گئے ہیں، وہ یہ 20ویں ہیں۔ اس کے بعد ہے شالامار باغ۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ جب مغل بادشاہ لاہور آئے تھے، شاہ جہاں لاہور آئے تھے، انہوں نے دربار لگایا تھا، تو ان کے دربار میں ان کا ایک درباری تھا جس کا نام تھا علی مردان خان۔ علی مردان خان، علی مردان خان نے بادشاہ سے کہا میرے پاس ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو نہر بنانے کا تجربہ ہے۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا، شاہ جہاں خوش ہو گیا، اس نے ایک حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکالی جائے اور لاہور کے آس پاس سے گزارا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے شاہ جہاں نے 2 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے، اور کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں یہ شالہ باغ مکمل ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ نہر کے چاروں طرف ایک بہت بڑا باغ بھی بنایا جائے جس میں پھلدار درخت لگائے جائیں، اور یہ جو باغ ہے یہ تقریباً 80 تھا۔ شاہ جہاں نے لاہور میں دربار لگایا، حاجی مردان خان نے کہا کہ نہر بنانے والا ایک آدمی ہے، بادشاہ نے کہا کہ لاہور کے آس پاس ایک نہر نکالی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا باغ لگایا جائے۔ اس کام کے لیے 2 لاکھ روپے بھی بادشاہ نے دے دیے تھے۔ اس کے بعد پھر باغ کی تیاری شروع ہو گئی، نہر کی تیاری شروع ہو گئی۔ 80 ایکڑ رقبے پر یہ باغ لگا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ 3 حصے تھے، ایک کا نام تھا فیض بخش، دوسرے کا نام تھا حیات بخش، اور تیسرے کا نام تھا فرح بخش۔ اس باغ کے 3 حصے تھے۔ اس میں قندھار اور افغانستان سے پودے منگوائے گئے تھے انار اور انگور کے،
اور پھر یہاں پر درمیان میں ایک ہاؤس بھی بنایا گیا تھا، تالاب بھی بنایا گیا تھا، اور شاہی حمام خانے بھی بنائے گئے تھے، اور یہ انتہائی باغ تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی باغ کی ایک بارہ دری میں بیٹھ کر اورنگزیب عالمگیر کی جو بیٹی تھی، اس کا نام کیا تھا، زیب النساء شاید ان کا نام تھا، وہ اشعار یہاں پر لکھتی تھی۔ تو آج بھی یہ باغ بڑا مشہور ہے اور قومی ورثے میں شامل ہے۔ 1981 میں اس کو عالمی ورثے میں شامل کر لیا گیا تھا، اور آج بھی باہر سے جو ہمارے معزز مہمان آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، تو ان کو اسی باغ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی جو بیٹی تھی نا، زیب النساء، وہ اسی باغ میں بیٹھ کر شاعری کرتی تھی۔ جی نیکسٹ سلائیڈ میڈم۔ ونٹر اولمپکس 2022 کہاں ہوئے تھے؟ یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بیجنگ میں ہوئے تھے نا، بیجنگ اولمپکس آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ جو لفظ اولمپک ہے، یہ یونان کا ایک قدیم شہر تھا اولمپیا، یونان کا ایک قدیم شہر تھا اولمپیا۔ اس شہر میں ہر 4 سال کے بعد ادبی اور ورزشی مقابلے ہوتے تھے۔ وہ قدیم دور کی ایک روایت تھی، قدیم کھیل ہوتے تھے۔ اس جدید اولمپکس کا آغاز غالباً 1896 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہر 4 سال کے بعد یہ اولمپکس ہوتے ہیں۔ تو 2022 کا جو اولمپکس تھا وہ بیجنگ میں ہوا تھا، چین میں۔ جی میس میمونہ صاحب، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی سر آ رہی ہے سر، سلائڈ شو نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، سلائڈ ہاں جی، وہ میم کے ہاں تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہوتا ہے نا۔ جی نیکسٹ معروض یہ سر آپ ہماری کی آواز اکبر بھی نامہ۔ کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی آپ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ میں ذرا تھوڑا سا اس کو، ہاں جی آپ بتائیے، آپ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سر آپ کی جی سر آواز اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے، لیکن اس بہن آ کی رہی طرف کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی اپنی آواز بھی بیچ میں کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ ہاں جی اب میمونہ صاحب آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے مجھے، میمونہ صاحبہ کی، اور ابھی جس بچی نے بات کیا نا تو ان کی آواز مجھے بالکل کلیئر سنائی دے رہی ہے۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھتے ہیں اکبر نامہ۔ اکبر نامہ کس نے لکھا تھا؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کے 9 رتن تھے، جن میں سے ایک ابو الفضل فیضی بھی تھے۔ ابو الفضل فیضی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اکبر نامہ۔ اس میں انہوں نے مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی زندگی کے احوال بیان کیے تھے، اور یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نامہ کی 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں تیمور سے لے کر ہمایوں تک کی تاریخ ہے۔ اچھا، دوسری جلد میں اکبر کے زمانے کے جو آئین تھے، قوانین تھے، یہ جو آئین اکبری ہے نا، یہ دراصل اکبر نامہ کا دوسری جلد ہے، یہ دراصل اکبر نامے کی، جو کہ ابو الفضل فیضی نے لکھی تھی۔ اور پھر اس کی تیسری جلد بھی ہے، جس میں اکبر کی جو ہے نا اکبر کی حکومت سے لے کر اس کے مرنے تک کے واقعات ہیں۔ تو اکبر نامہ ابو الفضل فیضی نے لکھی ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں تیمور سے ہمایوں تک کے واقعات ہیں،
दूसरी जल्द में आइन अकबरी यानी कि अकबर के अहद के रसूमात और रिवाज और कवानीन के मुतालिक बताया गया है। तीसरी जल्द में अकबर के अहद और उसके मरने तक के वाक़यात का जिक्र किया गया है और यह फारसी जबान में लिखी गई थी। पाकिस्तान का पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो आप सबके इल्म में है, जुल्फकार अली भुट्टो को जो है ना सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जी, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख से जाफर जटली। ये 1658 में 1658 में हरियाणा में पैदा हुए थे और फिर 1700 गालबन 13 है कि जब फर्रुख सैयार ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी, तो इनका असल नाम मोहम्मद जाफर था, इनका तखल्लुस जटली था। जटल कहते हैं बेमानी और बेरब्त गुफ्तगू करने वाले को। ये बादशाहों के खिलाफ लिखता था। इसने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ भी लिखा, इसने शहजादा काम बख्श के खिलाफ भी लिखा और इसने फर्रुख सैयार के खिलाफ भी लिखा। और फर्रुख सैयार जो है ना 1716 में, गालबान 13 नहीं 1716 में वो फर्रुख सैयार अपने दुश्मनों को जूतों के तस्मे से गला घोंट कर मरवाता था। तो उसने भी जाफर जटली का गला घोंट कर तस्मे से गला घोंट कर उसको मरवा दिया था। कहा जाता है कि जाफर जटली के कलाम में तंज भी है, ज़राफत भी है, हाजिल गोई भी है, हजवियात भी है, फुहाशी भी है, उरियानी भी है, फक्कड़पन भी है। और रशीद हसन खान ने कुलियात जटल को मुरतब किया है और वो इसे पहला उर्दू का पहला हजब गो शायर भी करार देते हैं और पहला आशोब निगार शायर भी इसी को करार दिया जाता है। तो इनका कलाम कुछ बेहतर भी है, जैसे खसम को जोरू उठ मारे, गिरे बाप का फाड़े, जनू से मर्द भी हारे, अजब ये दौर आया है, दगल करते फिरे दगले, चुगल करते फिरे चुगले, शगल करते फिरे शगले, अजीब ये दौर आया है। तो ये चंद अशार भी जाफर जटली के थे। उसके बाद है इनका असल ठीक है जी, सूफी शायर ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द के मुतालिक हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इनके एक भाई भी थे ख्वाजा मीर असर, उन जिनका नाम था असर, उनका तखल्लुस था। कहा जाता है ख्वाजा मीर असर के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं है, बस उनका एक दीवान है और उनकी एक मसनवी है। वैसे ख्वाबो ख्याल मसनवी मीर तकी मीर की भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब कौन सी मसनवी ज्यादा बेस्ट है और किस मसनवी के मुतालिक पूछा जाता है? तो जहां पर लफ्ज है ना कि ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है, तो आपने ख्वाजा मीर असर को टेक करना है, क्योंकि ख्वाजा मीर असर की जो मसनवी ख्वाबो ख्याल है ना, नकाद कहते हैं, उसमें रिवायत की बजाय अर्जियत है, यानी उसमें जो इश्क के हकीकी तजर्बात बयान किए गए हैं, वो जो इश्क की एक रिवायत है ना। मसनवी ख्वाबो ख्याल में तो जो मीर तकी मीर की मसनवी है उसमें आपको इश्क की रिवायत मिलती है, लेकिन जो ख्वाजा मीर असर की मसनवी है उसमें अर्जियत मिलती है, यानी इश्क के हकीकी तजर्बात मिलते हैं। आप सब ने ये अशार तो सुने होंगे ना, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। हम लोग समझते हैं कि ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, नहीं, ये मसनवी ख्वाबो ख्याल का शेर है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। और रिसेंटली तो ये गजल मतलब इन अशार को गाया भी गया है। अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके,
मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। तो ये जो अशार हैं ये ख्वाजा मीर असर के हैं। जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है मिस मेमुना साहब? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी सर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मरूजी है हमारी ख्वाबो ख्याल। तो हो गया, ख्वाबो ख्याल में उन्होंने ख्वाबो ख्याल की जो जुबान है उसको हिंदवी कहा है, और ये भी कहा है कि मेरे जो अशार हैं वो सारे हिंदवी के हैं, और अगर इसमें चंद एक फारसी के हैं तो वो फारसी के हैं, लेकिन बाकी सारे हिंदवी अशार हैं। फारसी सो हैं, हिंदवी सो हैं, बाकी अशार मसनवी सो हैं। तो और सूफी शायर थे मीरा जी शमसुल उशाक, उनका सने वफात भी दिया हुआ है 1496 ईस्वी। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम साहबा। आप जरा बहमनी सल्तनत को देखते हैं। बहमनी सल्तनत का क़याम कब अमल में आया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1342 में दक्कन को फतह किया, और दक्कन में, चूंकि दक्कन और दिल्ली में तकरीबन कोई 700 मील का फासला है, तो उसने दक्कन में अपना एक सूबेदार, अपना एक वजीर आजम, अपना एक गवर्नर, अपना एक नायब बनाया, और उसका नाम था जफर खान। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन फतह करने के बाद जफर खान को उस इलाके का सूबेदार मुकर्रर किया। उस बंदे ने 4-5 साल तो वो मरकज से जुड़ा रहा। फिर 1347 में जफर खान ने दक्कन के जो छोटे छोटे सरदार थे, जो छोटी छोटी रियासतें थीं, सबको अपने साथ मिला लिया, और मरकज मरकज से बगावत करके खुद ही बादशाह बन गया। और बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपने लिए एक तखल्लुस इस्तेमाल किया, अपने लिए एक लक़ब इस्तेमाल किया, हसन गंगू बहमनी का। हसन गंगू बहमनी, यानी 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जफर खान को अपना सूबेदार मुकर्रर किया। सूबेदार मुकर्रर करने के बाद उसने 5 साल के बाद 1347 में अपनी हुकूमत बना ली, और हसन गंगू बहमनी का लक़ब इख्तियार किया। तो जफर खान से वो हसन गंगू बहमनी बन गया, और अपनी सल्तनत का नाम भी बहमनी सल्तनत रख दिया। ये सल्तनत बड़ी शान शौकत से रही थी। 1538 तक ये सल्तनत कायम रही थी दक्कन में। 1347 से लेकर 1538 तक ये सल्तनत कायम रही, और फिर जब ये सल्तनत टूट गई तो ये 5 छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हुई, जिनमें से 2 रियासतों के मुतालिक तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। और बाकी जो 3 रियासतें थीं, एक थी बरीद शाही, दूसरी थी इमाद शाही, और तीसरी थी निज़ाम शाही। तो ये 5 सल्तनतें बन गई थी, कुतुब शाही, आदिल शाही, बरीद शाही, इमाद शाही और निज़ाम शाही। बाद में ये सल्तनतें भी मुगल सल्तनत के अंडर आ गई थी। तो ये थी मुख्तसर सी हिस्ट्री। मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं, मुख्तसरन के 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन को फतह किया, और दक्कन में जफर खान को अपना सूबेदार मुकर्रर किया। उसने 5 साल के बाद हसन गंगू बहमनी का लक़ब इख्तियार करके हुकूमत करना शुरू कर दी, और फिर ये 1347 से 1538 तक बहमनी सल्तनत रही। बहमनी सल्तनत टूटने के बाद फिर ये 5 रियासतों में तकसीम हुई। उन 5 रियासतों के नाम मैंने आपको बता दिए।
जी नेक्स्ट। जी पिछली स्लाइड कीजिए मैडम साहब, उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, देखते हैं। हाँ जी, बहामनी सल्तनत जब टूटी तो 5 छोटी रियासतों में तकसीम हुई। उन रियासतों के नाम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि पहला मुगल बादशाह था, जिसने 1526 ईस्वी में बरे सगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने दरअसल पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी। और आप ये जंग पढ़ें, ये पहली जदीद तरीन जंग है बरे सगीर के हवाले से, कि जिसमें पहली मर्तबा तोप का इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि इब्राहिम लोधी बड़ा जालिम बादशाह था। उसने अपने भाई को भी इक़्तिदार के लिए कत्ल करवा दिया था, और उसके साथ साथ जो बाकी छोटी छोटी रियासतें थीं उनको भी नाजायज तंग करता था। तो उसी रियासत में से एक रियासत थी मेवाड़। उसके एक राजा थे राणा सांगा। उन्होंने फिर ज़हीरुद्दीन बाबर से मदद चाही थी। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी इस पठान को शिकस्त दी थी। और आप अगर किताब पढ़ें डेविस की, पॉल डेविस, 100 फैसला कौन जंग है, तो कहा जाता है कि बरसगीर की हिस्ट्री में ये जंग बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि पहली मर्तबा इसमें तोप का इस्तेमाल किया गया था, बारूद का इस्तेमाल किया गया था। और कहा जाता है इब्राहिम लोधी की फौज जो है वो तकरीबन 8 गुना ज्यादा थी, और उसके पास हजारों हाथी थे और घोड़सवार थे। और कहा यह जाता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने 700 बैलगाड़ियों पर तोपें लदवाई हुई थी, और तोपची भी वो सल्तनत उस्मानिया के लाए थे। ये तोप भी तुर्की जबान का लफ्ज है ना, जैसे बेगम भी तुर्की जबान का लफ्ज है और तोप भी तुर्की जबान का लफ्ज है। तो फिर उन कहते हैं कि उस वक्त तोपचियों के निशाने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो बारूद की बू और धमाकों से हाथी भाग खड़े हुए और अपनी फौज को कुचलने लगे। और 12,000 सवार इसके जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर के, उन्होंने फिर इब्राहिम लोधी के जो फौज थी उसका सफाया कर दिया था। यूं पहली जंग गलबन 21 मार्च 1526 का जमाना था, 1526 का जमाना था। तो उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई में इनको शिकस्त हो गई थी। ये अल्ताफ हुसैन हाली साहब भी पानीपत के रहने वाले थे। दिल्ली से पानीपत का फासला कितना है ये जरा देख लीजिएगा, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी, फिर बाकी 2 लड़ाइयां किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये एक बहरी कजाक था। कजाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहरी लुटेरा इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप के जो लोग थे वो ये समझते थे कि अपने मुल्क के अलावा आप समंदर में हर जहाज और खुश्की पे हर चीज को लूट सकते हैं। ये मतलब उनकी एक सोच थी कि लूट मार जायज है। तो बुनियादी तौर पर वास्को डी गामा भी, जिसका ताल्लुक पुर्तगाल से था और जो गालबन 1469 में 1469 में पुर्तगाल में पैदा हुआ था, तो इसने यूरोप से हिंदुस्तान का जो रास्ता था, जो मुख्तसर तरीन बहरी रास्ता था, वो दरियाफ्त किया था। वास्को डी गामा ने यूरोप से हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तसर तरीन बहरी रास्ता दरियाफ्त किया था, और इसकी वफात भी गालबान यही हिंदुस्तान में हुई थी। और जब इसने ये रास्ता दरियाफ्त किया था तो उसके बाद फिर यूरोप और पुर्तगाल ने यहाँ से वो मिसालों की तिजारत शुरू कर दी थी। तो वास्को डी गामा का ताल्लुक पुर्तगाल से था। वो एक बहरी कज़ाक था जिसने यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तसर तरीन बहरी रास्ता दरियाफ्त किया था, जिसके बाद फिर यूरोप से जो है ना तिजारत का
در کھل گیا تھا. اور ایک اور بادشاہ تھے شیر شاہ سوری جن کے متعلق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ بارود پھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے. جی میڈم صاحب نیکسٹ کیجیے. جی مس میمونہ صاحب آپ اس کو ریڈ کیجیے. جی سر. پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ جی پیر فرتوت کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، بہت زیادہ بوڑھا. ایک ہوتا ہے پیر مغاں، وہ شراب خانے کا بوڑھا مالک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پیر فرتوت یعنی جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، از حد بوڑھا. دختر رزق کا مفہوم ہے؟ جی دختر رز اس کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انگور کی بیٹی مراد ہے شراب. شیخ و شباب کے کیا معنی ہیں؟ یہ ذرا درستی فرما لیں، یہ لفظ شیخ و شاب ہے، شباب نہیں ہے. شباب تو عہد جوانی ہوتا ہے، جبکہ شاب کا مطلب ہوتا ہے جوان. شاب جوان، شباب عہد جوانی. تو یہ درست لفظ ہے شیخ و شاب، یعنی کہ بوڑھے اور جوان. دید و دید ترکیب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی دید و دید یہ تصوف کی اصطلاح ہے، یعنی ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا. صاحب فراش کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ جی اس کے متعلق بھی ڈسکس ہو چکا ہے. صاحب فراش، فراش نہیں فراش. صاحب فراش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مریض جو بستر سے بھی نہ اٹھ سکے. غالب آخری عمر میں صاحب فراش ہو گئے تھے نا، لیٹے لیٹے مسودے دیکھتے تھے، لیٹے لیٹے اصلاح دیتے تھے. حجت اتمام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا. مرور ایام کے کیا معنی ہیں؟ جی مرور ایام کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے دن، ماضی کے دن، گزرے ہوئے دن. کھل کھیلنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جی یہ محاورہ ہے کھل کھیلنا، یعنی کہ تم آزاد ہو کر جو کام بھی کرو، کھل کھیلو، بالکل آزاد ہو کر کوئی کام کرنا. دانتوں پسینہ آنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی دانت پسینہ آنا، سخت محنت کرنا. ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تامک ٹوئیاں مارنا یعنی قیاس آرائیاں کرنا، قیاس آرائیاں کرنا. گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ گنگا دراصل ایک پوتر دریا کا نام ہے. ہندو اسے مقدس دریا سمجھتے ہیں، اور اپنے مردوں وغیرہ کی راکھ بھی گنگا میں نہاتے ہیں. اور صبح کے وقت گنگا میں ہندو اشنان بھی کرتے ہیں. اور گنگا کے حوالے سے کافی محاورے بھی مشہور ہیں. الٹی گنگا بہنا یا بہانا بھی ایک محاورہ ہے. تو گنگا بہانا کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا. جی سبک سر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی سبک سر ہونا کا مطلب ہے بے وقار ہونا، کمتر ہونا، ذلیل ہونا، بدخصلت ہونا، کمینہ ہونا، یہ سارے اسی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. گرہ سے باندھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی گرہ سے کہتے ہیں کسی چیز کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا، گرہ سے باندھ لینا. ہفت خواہ سر کرنا محاورہ ہے، اس جی کا ہفت مفہوم کیا ہے؟ خواہ کہتے ہیں کہ کوکاف میں 7 پہاڑی سلسلے ہیں کہ جن کو سر کرنا اور کوکاف میں جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
तो कोकाफ के पहाड़ों को हफ्त कहते हैं 7 को। हफ्त खां 7 पहाड़ी सिलसिले सर करना यानी कि उनको फतह करना। ये एक दास्तान भी है ना, अपैक दास्तान, जिसमें बताया जाता है कि रुस्तम ने हफ्त खां सर किए थे, यानी कि 7 पहाड़ों को फतह किया था। तो किसी मुश्किल काम की निस्बत ये कहा जाता है हफ्त खां सर करना। वतरबूत करना मुहावरा है, इसके क्या मानी हैं? जी, गतर बूद करना, ये दरअसल एक उस्ताद साहब अपने बच्चे को शेख सादी की किताब गुलिस्तान पढ़ा रहे थे। तो वहां पर एक शेर था या फिक्रा था, उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था बलागत रबूद। तो बच्चा उसको पढ़ने लगा गत्र बूद, यानी कि इमला को उन्होंने खल्त मल्त कर दिया था। तो वहां से ये मुहावरा बन गया, कहावत बन गई। जी, खेत रहना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? ये तो आप सबके इल्म में, खेत रहना लड़ाई में मारे जाना। टाएं टाएं फिश मुहावरा है, इसके क्या मानी हैं? ये भी आप सब जानते हैं, जुबानी जमा खर्च। धान पान होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? जी, धान पान होना यानी कि कमजोर होना, दुबला पतला होना। कहते हैं ना कि कहते आजम धान पान के मालिक थे, यानी कि कमजोर थे, दुबले पतले थे। मुहावरा के लिए क्या जरूरी है? ये आप सबके इल्म में, मुहावरा के लिए अपने मजाजी माने देना बहुत जरूरी है। रोजमर्रा के लिए जरूरी है कि वो हकीकी मानी दे। नमाजी का टिका ज़रबुल मसल है, इसका मफहूम क्या है? ये लफ्ज है नमाजी का टका। टका कहते हैं रुपए पैसे को। ये एक कहावत है जो कि नादरात उर्दू में प्रोफेसर मोहम्मद नजीर अहमद तिश्ना ने यूं बयान की है। मुझे इसकी सदाकत थोड़ी सी मशकूक दिखाई दी है कि फेले बद की सजा तो जरूर मिलती है, नमाजी का टक्का ये तो ठीक है। कहते हैं कि एक तालिब इल्म था बड़ा शरारती। वो नमाज के दौरान शरारतें करता था। एक दिन उसने एक नमाजी की टांग घसीट ली जब वो सजदा कर रहा था। तो उस नमाजी ने अपनी नमाज तोड़कर उस बच्चे को 1 टका दे दिया। मतलब उसने वो फेले बद किया, शरारत की, और शरारत पर उसे इनाम मिल गया। तो उसे तो वाकई चाट लग गई। फिर एक दिन कहते हैं उसने पठान के साथ ऐसी हरकत की कि उसकी टांग घसीटी, और पठान ने जो है ना तौहीने नमाज की वजह से उसका सर कलम कर दिया था। तो तब से ये मुहावरा इजाद हुआ कि नमाजी का टक्का यानी फेले बद की सजा जरूर मिलती है। सर मेरे अब्बू ये मुहावरा बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं था। अच्छा, तो फेले और टिक्का और चीज होता है, नमाजी का टिक्का भी मेरे ख्याल में होता है। वो जो कोई बंदा अगर 5 वक्त नमाज अदा करे तो उसके माथे पे एक मोहरा बन जाता है, एक टिक्का बन जाता है। तो उर्दू शायरी में उस टिक्के को जो है ना वो मलामत का टिक्का समझा जाता है, मुनाफकत का टिक्का समझा जाता है। क्योंकि सूफी शोरा और जो क्लासिकी शोरा थे वो तस्बीह, टिक्के, पगड़ी, दस्तार, जुब्बा, कुर्ता और वो जो सारी शेख के साथ वाबस्ता चीजें थी उनसे बेजार थे। अब आपके अबू जी पता नहीं वो कौन सा टिक्का कहते हैं, नमाजी का टिक्का या वो नमाजी का सर टक्का। यही उन्होंने कहानी भी सुनाई थी, ये पैसे देने वाली। अच्छा अच्छा, सही है सही है। लफ्ज पहनावा कवायद की रूह से क्या है? अजी ये पढ़ चुके हैं, पहनना से हासिल मस्तर है, मुश्तक है। हिजों के एतबार से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? सर ये चौधरी वाला भी हो गया है, सर आपने बताया था इसके बारे में भी। जी बिल्कुल, तो टाइम भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है।
सर तो आज का इसमें ना लेक्चर 5-6 जो मारूजियां हैं वो हमने बिल्कुल कर ली हुई हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगी। चलें जी, पढ़ दें, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसी मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म को डॉक्टर साहब कहना इल्म बयान की रूह से क्या है? जी, मजाज मुरसल यानी कि मुस्तकबिल मुराद लेना, मौजूदा हालत को मुस्तकबिल से ताबीर करना, ये भी मजाज मुरसल की एक सूरत है। या मौजूदा हालत को माजी से ताबीर करना, यानी किसी थानेदार साहब को, रिटायर्ड थानेदार साहब को वैसे ही थानेदार साहब कहना, किसी मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कह देना। तो मौजूदा हालत को माजी से या मुस्तकबिल से ताबीर करना, ये मजाज मुरसल की 24 सूरतों में से 2 सूरतें हैं। जी नेक्स्ट। मेरा चांद आ गया, इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? जी, मेरा चांद आ गया, ये इस्तियारा है। जब आप किसी चीज को हू बहू यानी उसकी पूरी की पूरी सिफत उधार ले लेते हैं तो इसको कहा जाता है इस्तारा। यानी मेरा चांद आ गया, अगर ये होता ना कि मेरा बेटा चांद जैसा खूबसूरत है तो ये तशबीह हो जाता, लेकिन ये इस्तियारा है कि मेरा चांद आ गया, मेरा शेर आ गया, मेरी हूर आ गई। आमद है करबला के नीस्ताम शेर की, इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है? जी, ये गालिबन मीर अनीस का एक मिसरा है, तो इसमें हजरत गाजी अब्बास के लिए ये इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है शेर का। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजा को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? ये कल डिस्कस हो चुका है कि ये तलमीहात थी। किताब कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? कितने पर आज मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। कम से कम 2 अशार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद पर कदर नहीं है। जी सर, तकरीबन 28 मारूजियां हो गई हैं इसकी भी। टाइम भी सर हो टाइम गया सर। आगे पीछे नहीं हो सकता टाइम। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मेरे ख्याल में सर लेफ्ट कर चुके हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? जी मैम, आपकी आ रही है। जी बिल्कुल मैम, पहले आपकी नहीं आ आवाज रही। अच्छी तरह से आ रही है। असल में सर ये टाइम थोड़ा आगे नहीं हो सकता, 4:45 या 4:30 बजे तो बेहतर रहेगा।
जी क्लास खत्म हो गई है, आप लोग सब लोग लेफ्ट कर जाएंगे मीटिंग।